नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चंद दिनों में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने वाली है। बीजेपी संगठन और योगी सरकार अब वर्चुअल से एक्चुअल मोड में आ चुके हैं। उपचुनाव वाले 8 जिलों में सरकार के मंत्री और पार्टी के बड़े नेता मैदानी दौरा करने में लगे हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बहुत हद तक 2022 की तस्वीर को साफ कर सकते हैं। ऐसे में योगी सरकार की हर योजना विपक्ष को अखर रही है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि सरकार अपने फैसलों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1 महीने में विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष के दावों को फेल करते हुए प्रदेश में खाली पड़े सरकारी नौकरी के पदों को भरने के आदेश दिए। उसके बाद भर्ती बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर भर्ती प्रक्रिया का पूरा विवरण भी जाना। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शिक्षा मित्रों की सीट छोड़कर 31,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए। उसके बाद सरकार की तरफ से पिछले 3 साल में प्रदेश में हुई सरकारी नौकरियों में भर्ती के आंकड़े जारी किए गए। सरकार के मुताबिक पिछले 3 साल में 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है, लेकिन विपक्ष सरकार के आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बता रहा। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सीएम योगी ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करने जा रही है। इसके लिए सीएम योगी ने यूराइज सॉफ्टवेयर को लेकर अहम बैठक की। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रुपए भी देने का ऐलान किया गया। वहीं यूराइज सॉफ्टवेयर पर छात्रों के ब्यौरे के साथ साथ ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी भी उपलब्ध होगी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकेगा। मेधावी और आर्थिक छात्रों को इससे मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख छात्रों का यह डाटा रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके जरिए कंपनियों को कर्मचारियों को ढूंढने में भी मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष इस योजना को भी जुमला घोषित करने में जुट गया है। सपा और कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार की तरफ से योजना की बहार लाई जा रही है, लेकिन चुनाव बाद सभी योजनाएं जुमले में बदल जाएंगी। प्रदेश का युवा बीजेपी की चाल समझ चुका है, यह विपक्ष कहता है, और 2022 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वो दावा भी कर रहा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सच में रोजगार मिलेगा या वाकई ये चुनावी बयार है? क्या जमीनी हकीकत से दूर हैं रोजगार के आंकड़े जो रखे गए हैं? और क्या इस बार न जातिवाद न समाजवाद, केवल विकास की बात ही होगी, रोजगार की बात ही होगी? इन सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। यूराइज पोर्टल छात्र के पूरे जीवन चक्र को लेकर के चल रहा है। उसके प्रवेश से लेकर के उसके पाठ्यक्रम को, उसके प्रैक्टिकल को, उसके शुल्क को, उसकी परीक्षा को और परीक्षा के उपरांत उसके रिजल्ट को भी सामने प्रस्तुत करने के साथ ही आने वाले समय में उसके रोजगार को और उसकी नौकरी को भी इसके साथ जोड़ने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। किसी को भी जानकारी लेनी हो किसी भी छात्र छात्रा के बारे में, वह चाहे संस्था को या किसी अन्य संस्थान को, तो आसानी से जानकारी ले पाएगा। उस छात्र के बारे में, उस छात्रा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का एक बहुत सशक्त माध्यम तकनीक के माध्यम से आज ये उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग ने आज यह सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश में लागू किया है। 20 लाख से अधिक हमारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे।
तो साथ ही जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, हर एक के पास अपनी एक नई, उनके सबके पास उनके अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक कार्य पद्धति होती है। उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने और इससे अधिकाधिक जानकारी लेने में मदद मिलेगी। वहीं रोजगार के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर क्या निशाना साधा, क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को जुमले फेंक रही है। इन्होंने 70 लाख रोजगार देने की बात की थी जब इलेक्शन लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी 2017 में। अब 3.5 साल हो गए हैं, ये रोजगार दे नहीं पाई है, चूंकि 1.5 साल इलेक्शन का बचा है। अब सिर्फ जुमले पे जुमले फेंक रही है, बाई इलेक्शन में सपने दिखा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। 2022 में 22 तारीख की एंट्री होगी और बीजेपी आउट। भाजपा सरकार 3 साल से कोई भी नौजवानों के रोजगार के लिए स्पष्ट नीति और नियत और दिशा नहीं तय कर पाई। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों के बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाया, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए सवाल उठाया, बहुत सारे जो बीटीसी अभ्यर्थी उनके लिए सवाल उठाया, तब जाकर सरकार कहीं पर सचेत हुई, सजग हुई। और आज फिर से अभी भी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। व्यावसायिक और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्रों के डाटा और आंकड़ा जुटाने की बात हो रही है, तो ये दरअसल आंकड़े तो पहले से मौजूद हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई भी स्पष्ट और अनुभव नहीं है। बहरहाल तो विपक्ष में एक पार्टी को चिंता है कि 22 में जनता बाइसिकल को एंट्री देगी और बीजेपी को आउट कर देगी, और उसके साथ साथ कई और भी इसमें आरोप लगाए गए हैं कि चूंकि उपचुनाव है, इस वजह से यह सिर्फ जुमलेबाजी हो रही। इधर रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश के छात्रों का, युवाओं का क्या कहना है, हमारे सहयोगी खुर्रम ने बात की, जरा सुनिए। किसी भी देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संकट होता है कि उसको रोजगार कैसे मिले, और आने वाले वक्त में मौजूदा हाल में ये गंभीर समस्या बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुरू कर रहे हैं यू राइज करके, जिसमें हर एक छात्र का पूरा एकेडमिक जो करियर होता है, जो एकेडमिक सर्कुलेशन होता है, वो उसमें होगा। यानी कि कौन कितना पढ़ा है, क्या पढ़ रहा है, किस किस कोर्स में पढ़ रहा है, ये सब कुछ उसमें होगा। और जो भी इसमें शामिल होंगे, यानी जो हायरिंग एजेंसीज होंगी, उनको हायर करने में आसानी होगी। उनको ये मालूम होगा कौन सा छात्र उनके लिए फायदेमंद है और कौन सा छात्र उपयुक्त है। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने भी जानेंगे कि क्या ये ऐप वाकई में कामयाब होगा कि नहीं होगा। कितना आपको, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। फैसल साहब, ये जो एक ऐप आ रहा है, जो पूरा डेटा बैंक आपका तैयार होगा, सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका पूरा एकेडमिक का जो पूरा एक चार्ट होता है वो उसमें होगा, तो क्या लगता है कि इससे कोई फायदा होगा आप लोग को? बिल्कुल सर, फायदा होगा। ग्राउंड पे अगर ये वर्क कर जाता है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें प्लेसमेंट देनी होगी, जिनको भी, उनको एक फ़ायदा ये रहेगा कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या ज़्यादा वेरिफिकेशन प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। और सबका जब डेटा एक साथ रहेगा तो इवैल्यूएशन में भी आसानी होगी, कौन सा पर्सन या कौन सा स्टूडेंट किस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो पा रहा है। तो ये एक बेहतरी रहेगी हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जो अभी एक तमाम तरीके प्लेसमेंट एजेंसीज को आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जब पढ़ने के बाद, तो क्या एक प्लेसमेंट एजेंसी की तरह होगा या सरकारी तंत्र है? कि मनाया जाता है कि सरकारी तंत्र है तो बहुत फायदेमंद नहीं होगा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए अभी तो ये नई नई चीज़ें हैं, जब धरातल पे आएंगी इसका असर दिखेगा। जाहिर सी बात, ये बहुत अच्छी पहल है और ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये मान के चलिए सरकारी, हम ये चाहेंगे सरकारी और प्राइवेट का कॉम्बो टाइप हो, क्योंकि जैसे हमारे देश में ये मानना है कि सरकारी संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं करती और प्राइवेट का जो उसकी सर्विस अच्छी होती है। अगर दोनों का कॉम्बो रहेगा तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा हम लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए आगे चल के काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन आप बताइए कि एक संशय बना, इन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकार मिलजुल के काम करे, तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इसके लिए तमाम पैसा एलोकेशन हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आप ये बताइए कि इस तरह के ऐप होगा और उसमें लाइब्रेरी होगा कि आप कहीं भी जाए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो भविष्य में आप कैसे देखते हैं इस पहल को? देखिए योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर धरातल पर ये काम कर जाएगी तभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की आती रहती हैं लेकिन वो धरातल पर काम ही नहीं कर पाती उस तरह से, जिस तरह से उनको बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो काम कर जाती है, और मेरे ख्याल से ये एक पोर्टल की तरह काम करेगा जहाँ पर जॉब पाने वाला और जो हायर होते हैं उनको हायर करने के लिए एम्प्लॉय अच्छे मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा।
लेकिन इसको धरातल पर उतारने के लिए मतलब अच्छा काम करना चाहिए इसको। अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। रोजगार एक बड़ी समस्या है और एक पहल है, आगे क्या होगा तो भविष्य जानेगा, लेकिन आप इस पहल को किस नज़रों देखते हैं और आपके थॉट्स क्या हैं? जी, ये तो बहुत बेनिफिशियल ही होगा अगर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग को जॉब वगैरह मिले इसके थ्रू, हम अपना एजुकेशन शो करें कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, गवर्नमेंट हम लोग को जॉब दे। एक तरह से अनएम्प्लॉयड को भी एम्प्लॉयड मिल रहा है, हम लोग को एक तरह से जो जॉबलेस हैं उन लोग को भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल, अगर ये एफिशिएंटली वर्क करे आप लोग जैसे बताया गया तो बेनिफिशियल है जितना तक, अगर ये सही से वर्क करे तब। तो सही से वर्क करे तो बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक व्यवस्था ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका फायदा कितना मिलता है ये सबको मालूम है। अब एक नई तकनीक, नए तरीके से पहल की जा रही है कि सबको रोजगार मिल सके और जो रिक्रूटर है उसको कैंडिडेट को ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसका भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ, जो छात्र कह रहे हैं कि अगर ये धरातल पर उतरती है और सही तरीके से काम करती तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक बड़ा वरदान होगा। अब इसका भविष्य क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तुम्हारे से होगी। खुर्रम ने बात की छात्रों से। छात्रों ने कॉमनली एक बात तो कही कि अच्छा प्रयोग है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा एक ऐप आ सकता है और आएगा, सही से काम कर जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन सवाल है कि सही से काम होगा नहीं होगा, लेकिन एक योजना अच्छी है, लेकिन उस योजना पर ही विपक्ष सवाल अभी से खड़े करने लगा। ये योजना तो योजना है, ये कभी आएगी नहीं, ये सिर्फ जुमला है, क्योंकि अभी उपचुनाव है। हमारे साथ कमर अली, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है कमर अली आपका। अमित पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वागत है अमित पांडे आपका। और विवेक साइलस हमारे साथ प्रवक्ता सपा के हैं, वो स्वागत है विवेक आपका। सबसे पहले विवेक साइलस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, छात्रों को आपने सुना, वो तो स्वागत कर रहे हैं, उनका कहना है कि हाँ ये अच्छा कदम है। सपा क्यों कह रही है कि ये कदम ही नहीं बल्कि ये तो सिर्फ जुमला है? अभी तो प्रयोग होना है, डाटा आना है और रोजगार का डाटा होगा, तो जब 22 में एंट्री कर जाएगी तो उन छात्रों के डाटा से आपको भी लाभ मिलेगा, तो इसमें आपत्ति क्या है? या वाकई ये जुमला है चुनाव को देखकर? देखिए अतुल जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि छात्रों की बातों को आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हर छात्र के मन के अंदर एक संशय था, हर छात्र कह रहा था अगर ये काम कर जाए तो। दैट वाज अ बिगर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। सबने ये कहा, 4 छात्रों का आपने इंटरव्यू लिया, चारों छात्रों ने अपने बाइट में यही कहा कि अगर ये काम कर जाए तो। ये कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि आज युवा बेरोजगार नौजवान कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। आज बेरोजगारी अतुल जी अपना चरम सीमा पार कर गई है। आज बेरोजगार छात्र, नौजवान, छात्राएं, डिग्री होल्डर सब सड़क पे आ गए हैं सरकार के खिलाफ। आपने पीछे देखा था कि कैसे उन्होंने थालियां बजाई, कैसे उन्होंने मशाल जलाई, कैसे उन्होंने सरकार के खिलाफ अपने एजुटेशन को आगे बढ़ाया। आज परेशान कौन नहीं है अतुल जी? आप किसान देख लीजिए, किसान सड़कों में, कल उनकी रैली होने वाली है, वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं। छात्र छात्राएं सड़कों पे हैं, महिलाएं सड़कों पे उत्पीड़ित हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रही है। सरकार पूरी तरह से अतुल जी असफल है, कोरोना में भी सफल नहीं हो पाई। आप पत्रकारों को देख लीजिए, छोड़िए सबको, पत्रकार भी असुरक्षित है, पत्रकारों की हत्या हो रही है। आज ही कल ही एक पत्रकार की बेटी को जिंदा जला गया उत्तर प्रदेश में। और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, चाहे वो श्याम प्रकाश हो, ब्रिभूषण राजपूत हो, राधा मोहन दास अग्रवाल हो, देवमणि द्विवेदी हो, वो सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्हीं के एमएलए, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए नहीं है। और आज आप और बढ़ के देख लीजिए, आप ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं अतुल जी, आज क्या हो रहा है? आज आपके डीएम, एसपी वसूली कर रहे हैं, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए महीना मांग रहे हैं, और जो व्यापारी बेचारा नहीं दे पा रहा उसको गोली मार के हत्या करा दिया। ये कैसा राज्य है? ऐसे राज्य की तो हमने कल्पना नहीं की थी। तो ऐसी सरकार पे विश्वास कौन करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आपने कहा कि मैंने छात्रों की बात को गौर से नहीं सुना। मुझे लगता है कि आपने मेरे सवाल को गौर से नहीं सुना। मैंने एक ऐप जो आने वाला है और जो डेटा बनने वाला है उस पर एक सवाल किया था। आपने क्राइम, बलात्कार, सारी बातें गिना दी। 10 सेकंड नहीं, 10 नहीं, 20 सेकंड दूंगा, चाहे तो 30 सेकंड भी लीजिएगा। इस बार मेरा सवाल गौर से सुन लीजिएगा, और जरा अगर ना सुन पाए हो तो मैं उन छात्रों की बात फिर से आपको सुनाता हूं। उसमें आपने गौर से नहीं सुना। उसमें उन छात्रों ने यह कहा कि सरकारों की योजनाएं तो आती हैं, धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। सरकारों की योजनाएं,
इनकी और उनकी नहीं, सरकारों की, कभी आपकी थी कभी इनकी थी। तो इन बेचारे छात्रों के मन में संशय तो तब भी था जब आप थे, और अब भी है जब ये हैं। तो गौर से तो मैं बहुत सुनता हूं। साइलस साहब, अब मेरा जवाब चाहिए जो सवाल को मैंने पूछा था कि इस योजना को, बाकी विषय आप उठाइए, इस योजना को छात्र मानते हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं मानती है कि आएगी ही नहीं? क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। देखिए, छात्रों ने, अतुल जी, कहा कि सरकारों की, जैसे आपने कहा कि सरकारों, उसमें सारी सरकार आ गई, चाहे वो बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सारी सरकार आ गई, हम मान लेते हैं। देखिए, हमने भी छात्राओं से वादा किया था कि हम सबको लैपटॉप बांटेंगे। क्या हमने 18 लाख लैपटॉप बांट के उत्तर प्रदेश में छात्रों का और छात्राओं का मनोबल नहीं बढ़ाया? क्या हमने उसको पूरा नहीं किया था? आप ही बता दें, आप बता दें, क्या हमने नहीं बांटा था? विवेक साइलस, फिर आप भटक गए। लैपटॉप देने से नौकरी मिलती है क्या? आपने बांटा, बहुत अच्छा किया, मैं तो तब भी सराहना करता था भाई, मैं बैठता था इसी पर, आप भी बैठते थे, मैं तो सराहना करता था। अरे लैपटॉप बांटने से रोजगार मिलता है क्या? मैं अपने वादों की बात कर रहा हूं, जो मैं वादों पर जा ही नहीं रहा। आपने कहा, मैंने गौर से नहीं सुना। सर, मैंने गौर से सुन के आपको भी सुनाया और समझाया कि छात्रों ने क्या कहा। मैंने कहा ना कि छात्रों को तो सरकारों पर भरोसा नहीं है, वो आपकी हो या इनकी हो। वो कह रहे हैं कि अगर होगा तो अच्छा होगा, आप कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। पार्टी पे भरोसा नहीं है, आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं विवेक साइलस, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप शब्दों से मत खेलिए, वरना मुझे और अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ऐप अच्छा है, ये छात्र कह रहे हैं, योजना अच्छी है, ये छात्र कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि जुमला है। क्यों? क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये ऐप की योजना अच्छी नहीं है, ये आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं। उसका जवाब मैं फिर कमर अली से लूंगा ना, जब आप समझाएंगे तब मैं उनसे जवाब लूंगा। देखिए अतुल जी, जो भी ऐप है उसकी डिटेल्स मैं तो नहीं जानता, ना मैं उसको देख पाया कि क्या है। हो सकता है आप बेहतर जानते हो, मैं उसको नहीं देख पाया। लेकिन अगर छात्रों को वाकई किसी चीज से फायदा है, कोई भी सरकार हो, छात्रों को अगर वाकई फायदा होगा तो वो स्वागत ही होगा, लेकिन प्रोवाइडेड फायदा होना चाहिए, ये जुमला नहीं होना चाहिए जैसे सारे जुमले पहले। अब आपने अच्छी बात कही, ये विवेक साइलस की इस बात की मैं तारीफ करता हूं भाई व्यक्तिगत तौर पर। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित का अगर कोई ऐप है, कोई फैसला है तो उसका हम स्वागत करते हैं। ये व्यक्तिगत है आपके विचार, आपकी पार्टी नहीं कर रही है। अनुराग भदौरिया की बाइट अभी मैंने सुनाई, वो बाइसिकल के 22 में एंट्री करने की तैयारी में, ना कि इस ऐप के बारे में जानकारी लेने की तैयारी में है। मैंने तो इसीलिए कहा, वो जनता करेगी, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर इस सरकार में कोई डेटा बनता है, ये बनाते हैं और ईमानदारी से बनाते हैं, तो इनका आगे इनकी तारीफ भी होगी, हो सकता है जनता का, छात्रों का प्यार भी मिले। उस डेटा को अगर जनता का प्यार नहीं भी मिलेगा तो आपकी सरकार आ जाएगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी योजना अच्छी है। कमर अली, यू राइज से रोजगार राइज कैसे होगा? क्योंकि सरकारों पर भरोसा नहीं है, योजनाएं अच्छी आती हैं, धरातल पर उतर नहीं पाती हैं, छात्रों के मुंह की जुबानी है। ना मैं कह रहा, ना विवेक साइलस कह रहे हैं। देखिए अतुल जी, हमेशा हमारी सरकार ने काम किया है और कार्य कर रही है। पहली कैबिनेट में हम किसानों को कर्जा माफ करते हैं 1 लाख रुपए, उसके बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, हमने रोजगार दिया। अब बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। बेरोजगार समाजवादी हुई है, बेरोजगार कांग्रेस हुई है। ये अपनी पीड़ा को बताते हैं कि हम बेरोजगार हुए। हमें इस अवाम ने, भारत सरकार की जो अवाम भारत में रहती है, उत्तर प्रदेश की अवाम रहती है, उन्होंने इनको बेरोजगार किया है। ये इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि जनता का हमने काम किया था इसलिए बेरोजगार किया। 15 साल एक छत्र राज किया और उसके बाद ये छात्रों का रोना रोते हैं, समाज का रोना रोते हैं। भाई आप अगर कोई अच्छी स्कीम हम ला रहे हैं तो उसकी आप तारीफ करिए। एक भी छात्र ने उसकी बुराई नहीं करी। देखिए, छात्र इस देश का भविष्य है और वो जो योजनाएं आती है उसको पढ़ता है, उसको स्टडी करता है, स्टडी करके अपनी राय को दर्शाता है, बताता है कि इसमें ये फायदा है। अगर वो छात्र कह रहे 20 लाख छात्रों को इसका फायदा पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, नौकरी के ऊपर आ जाते हैं। हमने अतुल जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया में, और जिनको रोजगार मिला है, जितने भी समाजवादी वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, सपा, जितने भी लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को खुद रोजगार मिला है, चाहे पीसीएस हो चाहे पीसीएस हो। आपने देखा, मैं बताता हूँ, काम आएगा डाटा, मेरे समाजवादी लोगों के काम आएगा। जो नौकरियों का भी 4 दिन पहले निकला है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, सब जगह आपकी जानकारी में है।
आप बताइए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार नियुक्तियां कर रही है, इनके सरकार पे लोकसेवा आयोग के ऊपर जो था अध्यक्ष हाईकोर्ट से बर्खास्त किए गए थे क्योंकि एक उनके ऊपर जाति का आरोप लगा था। हमारी नियुक्ति में किसी भी एक जाति का आरोप नहीं लगाया अतुल जी, इसकी सराहना सबको करना चाहिए। हमारी सरकार की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 26,000 काबिले गौर है, 3 वर्ष में 26,103 पदों पे चयन किया गया। 141 उप जिलाधिकारी है, 184 डिप्टी एसपी है, 4108 एलोपैथिक डॉक्टर है, चिकित्सा अधिकारी 773 है, आप 969 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है, 535 डेंटल सर्जन है, पीसीएसजे में 610 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके अलावा 6,556 अधिकारियों का चयन हुआ है ये लोक सेवा आयोग द्वारा। लोक सेवा आयोग में कभी भी हमारी जो नियुक्तियां हुई जब से सरकार बनी है, एक भी उंगली नहीं उठी, एक भी स्टे नहीं हुआ है, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो मेरी सरकार ने किया है। जो योग लोग थे, जो काबिल लोग थे, हर जाति धर्म के वो चुन के आए हैं। कोई भी जाति धर्म हमारे यहाँ ये नहीं दर्शाता है कि हमने एक जाति विशेष को बनाया, एक जाति विशेष को हमने नियुक्ति दी, एक जाति विशेष को हमने रखा। हमने जो डाटा है गूगल पे मेरे काबिल दोस्त देख ले, रोजगार देख रहे, उनके कोई ना कोई खानदान में, कोई ना कोई परिचित में बिल्कुल अधिकारी हुआ होगा और कर्मचारी नियुक्तियां बराबर हो रही है हमारे यहाँ। हम जो काम कर रहे हैं वो लगन से काम कर रहे हैं। हमें आप मेरी सराहना करिए जैसे छात्र सराहना कर रहे हैं। अगर ये रिजल्ट ना निकला होता अतुल जी तो उन छात्रों का जो छात्र हमारी तारीफ कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहे हैं कि जो सरकार निर्णय ले रही है वो बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले रही है। देखिए, इनकी बेरोजगारी अलग है और जो बच्चों को रोजगार हम दे रहे हैं, जो आवाम को रोजगार दे रहे हैं, उनकी सराहना इनको करना चाहिए। अब इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को यही नहीं मालूम है कि कितने लोगों को नियुक्ति दी हमने, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कोरोना काल में कितने गरीबों को हमने राशन बांटा, उज्ज्वला गैस योजना इनके भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार होंगे, ले रहे होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बाकी योजनाओं पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। नहीं कमर भाई, आज मैं बाकी योजनाओं पर चर्चा नहीं करूंगा। मैंने विवेक को भी रोक दिया था बाकी मुद्दों को उठाने से, उस पर हम रोज करते हैं। आज एक ऐप की बात है। अब नहीं, लेकिन कमर अली, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी सराहना क्यों नहीं करते। सरकार सराहना के लिए नहीं होती है, सरकार काम के लिए होती है। आपके शीर्ष नेता कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए, सुझाव मिलने चाहिए, सराहना आप उम्मीद मत करिए, राजनीति नहीं होती है। बहरहाल, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी लोग बेरोजगार हो गए, यानी समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हो गए। तो कमर अली, बेरोजगारी अगर आपको लगता है कि विपक्ष में होना बेरोजगारी है तो इसका सबसे बड़ा अनुभव तो आप लोगों को रहा है। बेरोजगारी विपक्ष में होना नहीं हो सकती, आप लोगों का तो बड़ा लंबा अनुभव रहा। बहरहाल ठीक है। अमित पांडे साहब, देखिए, कमर अली ने बहुत सारी बातें गिनाई, विवेक साइलस को बहुत सारी चीजें गिनाते चले गए। यहां पर क्या वाकई चुनाव को लेकर इस तरीके का कोई ऐप आ रहा है, या चुनाव को लेकर इस तरीके की योजनाओं की भरमार लगातार हो रही है, रोज अनाउंस हो रहा है कुछ नया नया? ये विपक्ष जो कह रहा वाकई ये सच है, या इस ऐप को विकसित करने के लिए, इस पर काम करने के लिए पहले से तैयारी हुई होगी, अब इसकी घोषणा हुई है? और अगर यह होता है तो यह किसी भी सरकार के लिए बेहतर होगा, वो पार्टी जो कल को सत्ता में अगर आ जाए, बदलकर कोई पार्टी आ जाए, उसके पास भी एक डेटा होगा और छात्रों को रोजगार देने वालों के पास होगा। इतने तक हम देखें या सिर्फ राजनीति और चुनाव में देखें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना प्रयास कर रहे हैं वो काफी लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इस कोरोना महाकाल में देखते हैं तो उनके प्रयासों की सराहना खैर कर भी रहे हैं लोग, और मुझे लगता है कि सभी जगह चर्चा हो भी रही है। ठीक है। यूजर आपका जो राइज जो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, देखिए इसमें क्या है कि जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, उस अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्होंने क्या किया कि ऐप पे लोड कर दिया है। अब उसमें जितने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी जानकारी प्राइवेट में, जैसे कि लोग आते थे कॉलेजेस में और वैकेंसीज के लिए कंपनियां आती थी, वो ऑनलाइन उसको अपने तरह से सिलेक्ट कर सकती है। ये एक प्रयास अच्छा है और आज के इस ऑनलाइन युग में, नेट के युग में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे प्रतिभावान नौजवान
है जो किसी न किसी सिफारिश की वजह से नहीं हो पाए थे, क्योंकि पीछे की तमाम सरकारों में हर तरफ से सिफारिश से लेकर के और संबंधों का लाभ लेने की कोशिश होती थी, उसमें एक पारदर्शिता लाई जा रही है। उसका ये प्रयास एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि इस ऐप में जब रजिस्ट्रेशन लोग कराएंगे, छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस दौरान जब उससे कंपनियां उनके टच में होंगी तो वो सेलेक्ट कर सकती है कि मुझे किसको रोजगार देना है और कौन उनके योग्य है और किस फील्ड में कौन आगे आ सकता है। अच्छा, एक इसमें और जो खासियत है कि एक लैब क्या नाम है, लाइब्रेरी का जो प्रावधान किया गया है, ई लाइब्रेरी का, वो एक बहुत बड़ा माध्यम होगा इसको पढ़ाने में और लोगों को नोट करने में। ठीक है। आज के युग में किताबों का जो है ई बुक का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है, इस ऐप से उसका भी बहुत बड़ा फायदा यूजर्स को मिलेगा। तो इसलिए इस ऐप में कहीं कोई खामी नहीं है, ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि ये सरकार का प्रयास सार्थक होगा और छात्रों में इसको लेकर के खुशी होगी। ठीक है विवेक साइलस, अब यहां पर सवाल यह है, आपने व्यक्तिगत तौर पर माना भी कि छात्र हित की कोई बात हो, कोई योजना हो, किसी भी सरकार की हो तो स्वागत किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये क्लियर क्यों नहीं था? और दूसरा, ये कमर अली का सवाल है, वो गिनाने लगे आंकड़े इतने इतने और वो पलट कर पूछ रहे हैं कि असल में हम जो रोजगार दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट भी दे रहे हैं, लगातार भर्तियां हो रही हैं, फिर भी विपक्ष कह रहा है कि ये रोजगार के आंकड़े झूठे हैं और भविष्य में कुछ होने वाला भी नहीं है। ना तो 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है जो इसके पहले ऐलान किया गया था, ना ही इस ऐप का कुछ भविष्य है। देखिए अतुल जी, अगर ये कमर अली साहब को मैं ठीक से नहीं सुन पाया था, कुछ डिस्टर्बेंस था, लेकिन मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ ऐसी ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप संविदा और मनरेगा को अगर रोजगार और नौकरी मानते हैं तो हम तो नहीं मानते। आपका ही वादा था 2017 में कि हम हर साल, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हम 13 लाख नौकरी देंगे। तो 13 लाख नौकरी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, अगर आधा %, अब 50% भी दिया हो, छोड़ दीजिए 25% भी दिया होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को मान जाएंगे कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी योगी जी के आपको दिखा रहे थे, क्लिप दिखा रहे थे, योगी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम विशेषज्ञों से राय लेंगे, उनसे बात करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। कमर अली साहब से मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, जो टीम 11 योगी जी की बनी है, जो कोरोना कंट्रोल के लिए, वो अलग बात है कि 25,000 करोड़ का घोटाला उसमें भी हो गया, वो दूसरी चीज है, अभी हम घोटालों पे बात नहीं कर रहे हैं। उसमें कितने एक्सपर्ट हैं, उसमें कितने डॉक्टर हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि वो जो टीम 11 का गठन आपने किया है उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को भ्रमित करते हैं, इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे थे कि उसमें रोजगार मिलेगा, 3 लाख करोड़ आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री भी आए थे, 3 रुपया भी आ गया हो तो बता दीजिए। आपने डिफेंस एक्सपो किया था, 50,000 करोड़ ला रहे थे, उसमें रोजगार देने वाले थे, एक आदमी को रोजगार मिल गया तो भी बता दीजिए। आप सिडबी बैंक की बात करते हैं कि हम एमएसएमई को लोन देंगे, कितने लोगों को लोन मिल गया जरा वो बता दीजिए। अभी परसों कल आपने फिल्म सिटी की बात की, अरे भैया इससे पहले तो आप डिजिटल सिटी, स्मार्ट सिटी, क्योटो सिटी, भैया कितनी सिटी बता दिए, एक ही बता दो कमर अली साहब, एक भी मत बताओ, आधी बता दो। आपने जो वादे किए हैं, यही अविश्वास है अतुल जी लोगों के ऊपर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अविश्वास है। एक थोड़ी सी बात और कहूंगा, बोलिए, छात्रों से रिलेटेड कहूंगा। 59,000 छात्र, शिक्षक घोटाला किसने किया, किस सरकार में हुआ कमर अली साहब? बच्चों के जूते का घोटाला किसने किया? मिड डे मील में घोटाला किसने किया? अभी बाल विकास पुष्टाहार में 38 करोड़ का फंड, ये सब बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए कह रहा हूं। घोटालों की तो फहरिस्त है, मैं सिर्फ बच्चों से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड घोटाले बता रहा हूं। ये तो 4 घोटाले बड़े बड़े छात्रों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। कमर अली साहब जरा इस पे भी प्रकाश डालते तो बहुत बेहतर होगा। डालिए भाई, कमर अली प्रकाश डालिए, आप कमर अली प्रकाश डालिए विवेक साइलस के सवाल पर। अतुल जी से एक बात कहिए, हाँ, कि पिछली सरकारों के पल्लू में छुप के बात करना बंद कर दें, इन्होंने क्या किया है वो बताएं। हाँ, वही बताएंगे, अभी बताएंगे। कमर अली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुतमईन हो जाएंगे। अरे भाई सुन लीजिए खामोशी से, जी सुनिए अतुल भाई, सुन रहा हूं। अतुल भाई इनसे विवेक जी से कहिए बहुत आराम से सुन लें। आपको याद होगा फिल्म सिटी शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा श्री अमिताभ बच्चन जी पहली बार मुलायम सिंह के वक्त पे आए थे, मुलायम सिंह जी के वक्त पे आए थे, वो एक फिल्म सिटी बनाई थी। उसके बाद आपको याद होगा बोनी कपूर साहब आए थे अखिलेश यादव जी के समय पे, उसमें फिल्म सिटी बनाई थी। तो भाई साहब 2 फिल्म सिटी आपकी कहा गई यूपी से पहले, चीज को ये जवाब देते हैं आप। 2 फिल्म सिटी का घोटाले की भेंट चढ़ गई आपकी क्या? एक तो मुलायम सिंह जी ने बनाई थी फिल्म सिटी, दूसरी अखिलेश यादव जी ने बनाई थी फिल्म सिटी। क्या वो फिल्म सिटी आपकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? पहला तो ये हमें आप बता दें।
दूसरे बात पे अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी सरकार में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो आपके यहाँ होता था कि गायत्री प्रजापति साहब जो था दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को बैग पहुंचाए आते थे। आप क्या खुद मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने लोग मंत्री को खुद बर्खास्त किया था साहब? आप में तो खुद ही ऐसे घोटाले हाथपीट मारपीट हुआ करती थी पैसे को लेके, जो कि स्टेज पे अच्छा लगता था कि मुख्यमंत्री जी लड़ जाएं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर लड़ जाएं पैसे को लेके। ये तो आपके यहाँ हुआ करता था भाई साहब। ये तो हमारा कल्चर ही हमारी पार्टी का नहीं है जो आप कल्चर बयान कर रहे हैं। एक फिल्म सिटी को आपको गिना दिया, दूसरा भ्रष्टाचार पे गिना दिया। रोजगार 4 गुना, आपकी सरकार से रोजगार हमने 4 गुना दिया है। उसका 4 गुना का हम आपको डाटा ये बता देते हैं। अगर आपको कहीं कमजोर पड़े, आपको लगे, आप लोग कहते हैं जुमले वाली, अरे जुमले आप बोलते हैं, हम तो काम करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं और काम पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। 4 गुना अतुल जी, इस बात को इनसे पूछ लीजिएगा, 4 गुना हमारे पास हमने वैकेंसी दी है। जो वैकेंसी भाजपा सरकार ने 3 साल में दी है, 3 साल में 36,103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनके कितनी नियुक्तियां हुई हैं ये सिर्फ बता दें। हर नियुक्ति इनकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ी है। कोई भी नियुक्ति इनकी क्लियर नहीं है, कोई भी नियुक्ति इन्हें 5 साल में नहीं दी है। एक नियुक्ति दी हो तो विवेक साइलस जी बता दें, उसका डाटा बता दें कि किसको दी है। अतुल जी, हर नियुक्ति इनकी विवादित रही है और इन्होंने स्टूडेंट को छलने को काम किया है, छात्र को। इन्होंने हमेशा कहा कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, उसी तरीके ने नौकरी दी है जैसे कि मुलायम सिंह जी के वक्त पे फिल्म सिटी थी, दूसरी फिल्म सिटी अखिलेश यादव जी के वक्त पे थी। हम तो कहते हैं आप नौजवानों की बात करिए, हम नौजवानों की बात करते हैं। आप गरीब की बात करिए, हम आपकी गरीब की बात करते हैं। आप किसान की बात करिए, हम किसान की बात करते हैं। चाहे वो योजना हमने गरीबों को दी है, किसान को कर्जा माफ करने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो भी हो गरीबों के लिए, हम तो गरीबों के लिए खड़े हैं। आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि गरीबों की हमदर्दी, हमें कर की योजनाओं को लाना है, हमें काम देना है? आपके पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसको आप पेश कर सके। विवेक साइलस बहुत जल्दी से जवाब देंगे, आपको डेटा भी दे दिया। अब कितना % है और उसकी तुलना भी उन्होंने कर दी कि ठीक है कम ही है लेकिन आपसे 4 गुना है और उसमें भी कोई विवाद नहीं है, उसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। आपने पहला वाला कमेंट उनका नहीं सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा आयोग की तरफ से हमने जितनी भी भर्तियां की पीसीएस बाकी अन्य पदों पर, तो वहां पर कोई एक जाति की बात नहीं थी। आप पर यह आरोप लगता था, वो डेटा दे रहे हैं, उतना नहीं किया लेकिन आपसे 4 गुना ज्यादा किया, ये एक तर्क है कमर अली का। देखिए, कमर भाई की बात मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया क्योंकि उनकी वॉइस पता नहीं इनके माइक में क्या है, मुझे ठीक से नहीं आ रही। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। देखिए, जिस सरकार में हर पेपर पहले ही लीक हो गया हो, हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है अतुल जी, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? अरे भाई, भ्रष्टाचार है वो सब है। नहीं विवेक भाई, एक एक सवाल का एक एक जवाब मैं सुनूंगा। आपने एक सवाल पूछा था, कमर अली ने उसका जवाब दिया। आपको आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों, दिक्कत है कुछ तकनीकी। वो कह रहे हैं कि हमने 4 गुना आपसे, यानी आपकी सरकार से 4 गुना दिया है इस रोजगार और भर्तियां हमने की हैं। उन्होंने आंकड़े गिनाए, उसका जवाब। बाकी तो ठीक है, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आपके समय के भी मामले कोर्ट में लटके, कोर्ट से अटके, लेकिन इसका जवाब, आंकड़ों पर क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा इनके? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने रोजगार नहीं दिया। चाहे पुलिस की भर्ती हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। और जातिवाद का तो आप हम पे आरोप लगा ही नहीं सकते। आप खुद जातिवादी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी आप जातीय सम्मेलन करते हैं कमर भाई, तो उस पर तो आप बात ही मत करिए। और घोटालेबाज तो आप ऐसे हैं कि पीपीई किट में भी आप लोग ने, जहां लोगों की जीवन और मृत्यु का मामला था, वहां भी घोटाले कर दिए आपने, वहां भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर लोग कहते रह गए, उस वजह से कितने डॉक्टर और कितने हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु हो गई, वो भी सामने खुल के आया कि कोई ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है अतुल जी जहां वहां घोटाले ना हो। ये लोग तो लोगों के जीवन से खेलते हैं, ये बैठ के यहाँ भाषण देते हैं। तो ऐसे नहीं, समस्या तो यही है ना सर, सब बैठ के भाषण देते हैं। और मैं तो ये मानता हूं सरकारों में तो कोई घोटाला होता ही नहीं है, क्योंकि घोटाला अगर होता तो फिर उस घोटाले को करने वाले लोग सलाखों के पीछे जाते। इन पर आरोप आप लगाएंगे, आप पर आरोप वो लगाएंगे। बहरहाल, मानक बाहरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र नेता है। मानक, आपका भी स्वागत है, लेकिन उसके पहले अमित पांडे साहब, ये आंकड़ों का खेल क्या है? कुछ आंकड़े कमर अली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 साल में हम कम कर पाए, लेकिन इतना किया है और ट्रांसपेरेंट किया है। विवेक साइलस और उनकी पार्टी या कांग्रेस या कोई और दल मानने को तैयार नहीं कर रहे हैं, आंकड़े ही झूठे हैं। ये असल में क्या सच है इसका?
सरकारों का ये शुरू से खेल रहा है कि आंकड़ेबाजी में ये जनता को उलझाने का काम करते हैं। अब आप देखें, जैसे अब इस समय की योगी सरकार बताती है कि 3 लाख लोगों को रोजगार दिए जा चुके हैं, जो इनके आंकड़े के हिसाब से हैं, और 1 लाख अभी करीब 86,000 लोगों के नियुक्ति पत्र जो है अभी वितरित हो रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर तो वो बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं कि तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं, जॉब गया है, तो वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करती है उसमें ये साफ दिखाने का प्रयास करती है कि इस तरीके की समस्या नहीं है और हम लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन धरातल पे कहीं ना कहीं ये चीज दिखने में नहीं आती। आप देखेंगे रोज शाम को सरकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रेस नोट जारी कर देती है जिसमें ये बताया जाता है कि साहब हमने इतने लोगों को रोजगार हमने दे दिया। लेकिन जब हम हकीकत में इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या बहुत विकराल रूप लिए हुए है। और चाहे ये वर्तमान सरकार हो और चाहे पीछे की सरकार हो, उनका यही प्रयास रहता है कि वो मीडिया के माध्यम से, अपने संसाधनों से, अपने लोगों के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि साहब प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है और बेरोजगारी जैसी समस्या है तो जरूर, लेकिन हम उसका निदान कर रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे इस समय की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसके प्रयासों की सराहना हो रही है कि वो प्रयास तो कर रही है कि कुछ ठीक करे। अब ये जो 20 लाख यू राइजर की बात हो रही है, इसमें रोजगार नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो ये बताएगा कि साहब इतने बेरोजगार इसमें हैं और इसमें आप आकर के कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर कंपनियां चाहेंगी, अगर रोजगार कुछ ऐसा जनरेट होता है प्राइवेट कंपनियों में, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रोजगार नहीं देने जा रहे हैं कि जिससे इन लोगों को, इन युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब पीछे की जो नौकरियां थी उसमें कुछ प्रयास सही हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे यूपीपीसीएल हो। अभी क्या था, योगी जी ने जब इधर कुछ आंदोलन हुआ है तो एक सर्कुलर जारी किया और मैं ये देख रहा था, मैं कुछ विभागों में बैठा था, सरकार ने जो लेटर जारी किया उसमें सारे विभाग बड़ी प्रमुखता से लगाने में प्रयास कर रहे थे कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसी हमने डाक पे रखी हुई है और कितनी खाली है। ठीक है, उसमें भी आंकड़ेबाजी का खेल हुआ। तमाम लोगों के पास जो पहले संविदा के लोग थे उनको दिखाया गया कि साहब हमने रख लिया है, तो वो कुछ कहीं ना कहीं आंकड़ेबाजी का खेल है। हकीकत इसमें उतनी क्लियर नहीं है, उतनी स्पष्ट नहीं है। चलिए देखिए, सरकारों के आंकड़ों का खेल एक परंपरा बन गई है। अमित पांडे साहब ने बहुत अच्छे से उसको समझा दिया। ऐसा नहीं है कि इनके समय, इसके पहले भी थी। मतलब कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना के काफी बाद से जब तक व्यवस्था इस सरकारों की शुरू हुई तब से आंकड़ों का खेल भी शुरू हो गया। मानस बाहरी हमारे साथ है। मानस, राजनीति वजनीति से अलग, लेकिन चूंकि आप छात्र नेता हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको भी राजनीति करनी आती होगी, आप करते होंगे छात्रों के लिए। ये जो सरकार इस वक्त योजना ला रही है कि 20 लाख छात्रों का हम डाटा तैयार करेंगे, उससे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो योजना आपको कितनी लगती है कि बेहतर योजना है? धरातल पर उतरेगी, नहीं उतरेगी, इसके लिए आपके मन में क्या है वो भी बता दीजिएगा। देखिए अतुल जी, योजनाएं तो पिछली सरकार में भी बहुत आई, योजनाएं इस सरकार में भी बहुत आएंगी, लेकिन ये योजनाएं पूरी होने में समय कितना लगता है, छात्र को इससे मतलब है। बिल्कुल, आप 1 वर्ष ले रहे हैं, आप 2 वर्ष ले रहे हैं, आप 1 महीना ले रहे हैं, आप 1 दिन ले रहे हैं, हर सेमेस्टर में छात्र प्रमोट होता है। उसके बाद वो इनकी योजना पूरी होने का इंतजार करता है, उस पे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उस पे अपने खर्चे होते हैं, समाज का एक प्रेशर होता है। लेकिन हमारी सरकारें उनको बरगलाती रहती हैं कि आपके लिए योजना चल रही है, आपका ये चल रहा है, आपका वो चल रहा है। और यदि भाजपा सरकार अपने आंकड़े दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो मेरा कमल अली जी से ये सवाल है कि ये रेलवे में निजीकरण क्यों कर रहे हैं? पहले भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है वैकेंसियां निकाली, एनटीपीसी की वैकेंसियां निकाली केंद्र सरकार ने, जिसपे आज तक जो है भर्ती नहीं हुई। और अब जब कोरोना महामारी फैली है तो आप एनटीपीसी के पेपर कराने की बात करते हैं। अभी नीट की परीक्षा से बिहार में एक छात्रा की मृत्यु हो गई, उनके घर वालों को हर्जाना कौन भरेगा? ठीक है, तो आज आके बात सिर्फ इतनी है कि जो भी छात्र हैं उनको सिर्फ भरगलाने का काम करती है ये सरकारें। और वैसे भी अब हमारे छात्र संघ चुनाव तो होते नहीं है जो हम अपनी आवाज को पैमाने पे बुलंद कर सकें।
यदि हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन पे बैठते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, ये डर तो है छात्र नेताओं का, ये डर तो है। निजीकरण का ये जवाब दे दें कि इतना ठीक है, कमर अली जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई, क्यों किया जा रहा है? सरकारों से उम्मीद नहीं है छात्र नेता को, और निजीकरण का भी सवाल है, उन्होंने पूछ लिया, जल्दी से बताइए। नहीं देखिए, छात्र नेता अलग चीज है और छात्र अलग चीज है, दोनों बात को आप समझिएगा। जो छात्र हैं उनको आज की तारीख में रोजगार मिल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है, 23 करोड़ लगभग आबादी है इस उत्तर प्रदेश की, और 23 करोड़ आबादी में जो वैकेंसी जहां खाली होती है अतुल जी, उस वैकेंसी को हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से भर रही है। हम कोई भी नियुक्ति जो कर रहे हैं विवादित नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन इस समय स्टे नहीं है उसका, ये अपने आप में उपलब्धि है। हमारे ऊपर किसी जाति विशेष को नौकरी देने का, पद पे बैठाने का हमारे ऊपर आरोप नहीं है। हमारी मंशा के ऊपर शंका कोई नहीं कर सकता। अब जो लोग शंका कर रहे हैं वो उनके पास किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं या न किसी की विचारधारा से जुड़े हैं। वो आपका क्या कहना है, मानस बारी किसी पार्टी से जुड़े हैं? आप ये कह रहे हैं मानस बारी किसी पार्टी से जुड़े हैं? मानस बारी, देखिए अतुल प्रताप जी, आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं, जो हमारे कमर अली जी ने कहा कि छात्र नेता और छात्र में फर्क होता है, वो छात्र नेता भी एक छात्र ही होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ये कह रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे है या ये है 2 साल, आरआरबी स्टे नहीं मैं कह रहा हूं, आप अभी कह रहे हैं कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा। 2 साल से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2 साल से वैकेंसी निकाली थी, 2 साल हो चुके हैं इस चीज को। मैं इसका जवाब देता हूं आपकी बात का, मानस जी, मैं जल्दी से फिर मैं विवेक के पास जो वैकेंसी खाली होती है उसका जो विभागाध्यक्ष उसका होता है, उस विभागाध्यक्ष अपनी डिटेल्स देता है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा, वो विभागाध्यक्ष बताता है कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी मेरे विभाग में खाली है। उसको चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो भी विभाग काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, उस तरीके से उसको अवगत कराते हैं, फिर वो वैकेंसी उस तरीके से देखिए भरी जाती है। ये इसका तरीका है, उस तरीके पे उस मेरी भारतीय ठीक है भाई, चलिए वो अलग व्यवस्था। अब कमर अली, मेरी भी इस पर आपत्ति है, यही तो भरगराने का काम है अतुल जी। मेरी भी इस पर आपत्ति है कि आप ये कह रहे हैं कि छात्र अलग होता है, छात्र नेता अलग होता है। आपके पार्टी के तमाम नेता छात्र नेता से ही नेता बने हैं जी। छात्र नेता, बात सुनिए, छात्र नेता तमाम तरीके से, छात्र नेता का जो है तमाम पार्टियों जुड़े होते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं कि मैं भाजपा की विचारधारा को मानता हूं। यदि किसी अन्य संगठन से मेरा कोई ताल्लुक निकले तो आप मुझे बताएं। अब इससे ज्यादा क्या बताएंगे भाई? मेरा ताल्लुक दिखाइए, आप मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक दिखाइए। कमर अली आप ही की विचारधारा को मानते हैं, अब इससे ज्यादा सटीक जवाब क्या चाहिए? बहरहाल अब आप लोग आपस में विचारधारा पे मत लड़िए भाई, विचारधारा की लड़ाई तो लड़ी ही जा रही है पूरे देश में। विवेक साइलस, आपने सुना ना गौर से जो बात कही यहाँ पर मानस बारी ने। अरे भाई एक मिनट मानस एक मिनट भाई, अरे 1 मिनट, अब लड़िए मत भाई, एक एक करके मानस, जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा, ठीक है? विवेक साइलस, आपने मानस को सुना गौर से, उनका ये कहना है कि सरकारों की योजनाएं ऐसी होती हैं। आपने भी सुन लिया, कमर अली ने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, दर्शकों ने, सभी सरकारों से छात्रों को यही एक दिक्कत है, यही उनके मन में शंका है। लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि हां, ये अगर ऐप है तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। इसको चुनाव से आपकी पार्टी क्यों जोड़ रही है? कोई भी पार्टी जो विपक्ष में है, वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, क्या वाकई ये ऐप इसलिए आ रहा कि चुनाव से सीधा इसका कनेक्शन कोई है और उसके बाद कुछ नहीं होगा? देखिए जी, बिल्कुल, मैं तो इसको चुनाव से ही जोड़ के देखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा था अतुल, उसमें से कितनी चीजों को पूरा किया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और मैं मानस जी से बिल्कुल सहमत हूं अतुल जी, अगर आज छात्र छात्राओं या बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके जो सरकार ने कहा था, अगर वो आज पूरा किया होता तो आखिर क्या वजह है कि आज छात्र छात्राएं सड़कों पे हैं? क्यों आ गए भाई? अगर आपने रोजगार दे दिया होता तो छात्र छात्राओं को सड़क पे आने की जरूरत क्या थी? आज 45-50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और आप बैठ के यहाँ पर अपना डाटा किना रहे हैं। आज अतुल जी, कोरोना से ज्यादा लोग आत्महत्या से मर रहे हैं। आप नोएडा का वो ले लीजिए,
वहां पर 65 लोग कोरोना से मरे हैं, लेकिन 145 लोगों ने आत्महत्या की है। क्यों? सिर्फ इस बेरोजगारी की वजह से। आज डिग्री होल्डर सड़कों पे घूम रहा है। आपने कमर अली साहब 2017 में एक ऐप और किया था, एक ऐप और आपने करने के लिए कहा था कि किसानों को हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसान विकास फंड बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, 20,000 करोड़ का उसमें अतिरिक्त फंड रहेगा। वो ऐप कहां है भैया कमर अली साहब? वो ऐप सरकार बनते ही आप लोग भूल गए। और मानव भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूं। वो रेलवे हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, सेल हो, ओएनजीसी हो, बस स्टैंड हो, एलआईसी हो, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हो, सब बेच दो आप, सब बेच दो और कहो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। आप तो जेपीएनआईसी भी बेच रहे थे कल, जब दबाव पड़ा तो आज चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि नहीं 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 हम नहीं बेच रहे हैं। तो इस तरह की ढोंग, ठीक है, झूठ बोलना, ठीक है, इसका जवाब कमर अली देंगे, लेकिन उसके पहले मानस कुछ कहना चाह रहे थे, शायद आपसे भी कुछ पूछना चाह रहे हैं मानस, बहुत जल्दी से। और एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं मानस, उसमें आपने इसके पहले शायद नहीं सुन पाए होंगे आप, क्योंकि आप आए नहीं थे। विवेक साइलस, सुन लीजिए पहले। विवेक साइलस सपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि देखिए हमने घोषणा की थी 18 लाख लैपटॉप देने की, तो हमने दिया। आपने अभी पूछा था कि सरकारें समय कितना लेंगी योजना को लागू करने में, इस पर निर्भर करता है। उन्होंने देखिए निर्भर जो था वो करके दिखाया था, 18 लाख दे दिए थे लैपटॉप, इस वजह से वो उनकी सरकार बेहतर थी, उनका तर्क है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अतुल जी, आप विडंबना समझिए देश की क्या है कि युवाओं को एक वोट बैंक समझ लिया गया है। आज यदि मैं यहां बेरोजगारी पे बोल रहा हूं तो विवेक जी मेरा समर्थन कर रहे हैं, कल आज यदि यही सरकार में होते तो यही मेरा जो है विरोध करते। बात आज आके सिर्फ यहां फंस जाती है कि छात्रों के भले के लिए नहीं सोचा जाता है, सोचा यह जाता है कि इनसे किस प्रकार से वोट लिए जाएं, इनसे किस प्रकार से इनको अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए, किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करके सत्ता पे बैठा जाए। सुन लिया विवेक साइलस जी आपने, मानस के की जो बात थी उन्होंने आप पर भी उतने ही सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल कमर अली जवाब देंगे जो बात विवेक साइलस साहब ने कही है। देखिए विवेक साइलस जी पहली जो काबिलाना बात हो वो कह दो कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुना हमें सुनने में। यही समाजवादी नेताओं में कमी है कि जो मतलब की बात होती है, जो हमारी सरकार करती है, उस समय आप कहते हैं कान बंद कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे भाई ये अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, आवाम को गुमराह करना छोड़िए, सीधी सीधी बात करिए, बेरोजगारी पे भी सीधी सीधी बात करिए कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अरे कोरोना बेरोजगारी, बिल्कुल कोरोना पे जितने पैकेज हमारी सरकार ने दिए हैं बिल्कुल बोल रहे हैं, हमने हमेशा बोला, हमेशा कहा जो भविष्य छात्रों के लिए अच्छा होता है वो सरकार नहीं कर रही है। गरीबों के लिए जो योजनाएं थी कोरोना काल में हमने दिया, अरे 3,000 करोड़ रुपए दिए, 3,000 करोड़ हमने दिए, 1-1 लाख रुपया पहली कैबिनेट में हमने किसान भाइयों को माफ किया। जो 15 साल आप लूट के गए थे, 15 साल आपने किसानों को लूट किया। आपको बुंदेलखंड याद होगा, बुंदेलखंड में कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-12 किसान भाई फांसी न लगावे। बुंदेलखंड की अतुल जी ये हालात थे। बुंदेलखंड में क्या वैसा होता है? जरा इनसे पूछिए बुंदेलखंड में क्या ऐसा होता है? बुंदेलखंड में 10-12 किसान रोज सुसाइड कर देते सरकारों पे। 15 साल का इन्हें छत्र राज किया और किसान भाइयों को ये कर्जदार बना के गए, फांसी में लटका के गए, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने 1-1 लाख रुपया, 3,000 करोड़ रुपया हमने किसानों भाइयों को दिया और उसके बाद 1-1 लाख रुपया उनके अकाउंट में डाला, उनका कर्जा माफ किया। क्या हमारे वक्त पे बुंदेलखंड में सुसाइड हो रही है? पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल से लेकर कहीं भी क्या सुसाइड हो रही है हमारे वक्त पे? नहीं हो रही है, क्योंकि आपने किसान भाइयों को लूटा, उनको किरदार बनाया। क्या किसान भाइयों के साथ आपने जिस तरीके से आपने उनको किसानों किस तरह किसान भाइयों का आपने उनका मुआवजा नहीं दिया, किसान भाइयों को आपने गन्ने का नहीं दिया आपने।
किसान भाइयों का तक कि हमने गन्ना भुगतान ठीक है। अब विवेक साइलेंस कह रहे हैं कि किसान को आपको कल बताएंगे कि कल उनके प्रदर्शन की बारी है। बहरहाल अमित पांडे साहब, बहुत जल्दी से सवाल इस बात का है, कुछ सवाल यहाँ एक छात्र नेता ने खड़े किए और वो दोनों ही पार्टियों पर, और जो सत्ता में उन पर भी, जो विपक्ष में उन पर भी खड़े किए। सवाल तो खैर छात्र नेताओं पर भी खड़ा होता है, क्योंकि पहले के छात्र नेता और अभी पिछले 2 दशकों के छात्र नेताओं में बड़ा अंतर आ गया है। फिर भी उनकी बात को अगर हम माने, उनका एक कहना सच था कि विपक्ष में है तो उनकी पीड़ा का समर्थन कर देंगे, पक्ष में है तो उनको खारिज कर देंगे, या उनकी विचारधारा किस पार्टी से जुड़ी है इसका प्रश्न पूछ लेंगे कमर अली। यहां पर पूरा प्रकरण घूम कर जा रहा है चुनाव पर। एक चीज तो समझ में आती है कि रोजगार से किसका क्या लेना देना है, नहीं समझ में आ रहा। नौकरी देनी है, डाटा बनाना है, ये अलग विषय हो गया। विपक्ष को चिंता है कि इस समय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं चुनाव है इस वजह से तो नहीं ऐलान हो रहा और हमारा घाटा ना हो जाए। सत्ता पक्ष की अपनी मंशा होगी कि इसी समय कहेंगे भाई हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। लब्बुल आप यही है? बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी देखिए, ये सेमीफाइनल जैसे उपचुनाव आता है तो विपक्ष भी इसको इसी तरीके से देखता है कि ये सेमीफाइनल है और इसमें हार जीत का फैसला आने वाला जो चुनाव है उसको काफी हद तक एक मूड सेट हो जाता है कि जनता का मूड किस तरह है। ठीक है। लेकिन सरकारों की वाकई में बड़ी विडंबना रही है कि जो ये डेली बेसिस पे रखने का कंसेप्ट इन्होंने बनाया, तो मैं 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। वही आदमी 10,000 रुपए में काम कर रहा है, जिसको 35,000 रुपए मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, वो प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो पैसे पूरे चार्ज करती हैं और इन बेरोजगारों को कम पैसे में रखती हैं और काम उनसे पूरा लेती हैं। चाहे तो सरकारें उन्हें भी परमानेंट कर करके उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दे सकती है, लेकिन ये पीछे से पता नहीं किस तरीके का खेल एजेंसियों को देने का चला आ रहा है। उसी वजह से बेरोजगारी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और छात्र नेताओं और छात्रों की वाकई में ये बड़ी समस्या है कि जब इनका इस्तेमाल होना होता है सरकारें अपने हिसाब से कर लेती हैं, एक अच्छा प्रलोभन, एक अच्छा पैकेज इनके लिए ले आती हैं और ये उसी प्रलोभन और पैकेज में फंस करके सरकार के साथ हो जाते हैं और फिर उन 5 साल उपेक्षा का इनका जो है उनके शिकार होना पड़ता है। ठीक है मानस, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, राजनीति तो हिस्सा है, वो होती रहेगी। विपक्ष को चिंता है चुनाव के समय हो रहा है, उनको चिंता है कि हम इसी समय करेंगे, आपको आपत्ति क्या है? अब यहां पर आपको खुद क्या महसूस हो रहा? पिछले दिनों में 2-3 घोषणाएं, एक ऐप का जिक्र मैं आज कर रहा कि डाटा बनेगा, उसके अलावा पिछले दिनों में ऐलान हुआ कि 6 महीने, आपने एक सवाल किया था कि सरकारें टाइम बाउंड काम नहीं करती, 6 महीने में जो रिक्तियां हैं उनको भर्ती करने की बात योगी सरकार ने कही है। वहां पर आपको एक छात्र के तौर पर, एक छात्र नेता के तौर पर विश्वास हो रहा या नहीं हो रहा? देखिए अतुल जी, मैं आपको बताऊं, 6 महीने में तो ये प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पे इन पे नियुक्तियां नहीं कर सकती। अभी आप फॉर्म निकालेंगे, ऑनलाइन फॉर्म की तिथि निकालेंगे, उनकी फीस की तिथि निकालेंगे, सब जमा कराएंगे, फिर उसके बाद आप तिथियां निकालेंगे परीक्षा की, फिर आपके कहीं 1 करोड़ 1.5 करोड़ युवा जो है बैठेंगे परीक्षा देने। तो 6 महीने का तो एक बार फिर से झूठा वादा है। दूसरा, अब ये देखिए कि हम बैठे हैं या युवाओं की, छात्रों की समस्याओं पे एक तरीके से बात करने पर कमर अली जी और विवेक जी एक दूसरे को तंज कसे जा रहे हैं, एक दूसरे से जो है वो अपने बदले लिए जा रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अरे बजाय इसके आप दोनों बैठ के ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका जल्दी से जो है समाधान करेंगे और अपना पूर्ण रूप से जो है इसमें योगदान देंगे कि जल्दी से जल्दी छात्रों को जो है हम व्यवसाय दे सके, वो अपने जीवन को संभाल सके। विवेक साइलस फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में लेकिन। जी देखिए, आज मैं मानस जी से भी पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, आज सरकार किसकी है और जवाबदेही किसकी है? चलिए हम मान लेते हैं हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, हमने नहीं किया अच्छा काम, मैं मान लेता हूं, जनता ने हमको बाहर कर दिया। आज जवाबदेही अतुल जी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की, जिसके पास 325 विधायक है? और बुंदेलखंड का चर्चा करके तो कमर अली साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर आपको बुंदेलखंड के बारे में बात करनी है ना, तो जाके अपने विधायक ब्रिजभूषण राजपूत से पूछिए, जिन्होंने आरोप लगाया 10 दिन पहले कि किस तरह से आप लोग वहां अवैध खनन करा रहे हैं, कितने बड़े बड़े वहां गड्ढे हैं। उन्होंने आपकी सरकार को यहां तक धमकी दे दी है कि वो ट्रक में आग लगवा देंगे। और जाके अपने श्याम प्रकाश जी से पूछिए, जो हरदोई के एमएलए हैं, जिन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी में, अपने पूरे कैरियर में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार होते हुए किसी सरकार में नहीं देखा। यह आपके विधायक कह रहे हैं। कमर अली, जाके उनसे पूछना
ठीक है, तो क्यों कह रहे हो? ठीक है। कमर अली बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लेकिन विवेक भाई क्या है ना, समस्या यही है कि जब विपक्ष में जाते हैं तभी मानते हैं कि हमने एक अच्छा काम नहीं किया था। जब तक आप सत्ता पक्ष में थे ना, तब तक आप कहते थे शानदार काम है और काम बोलता है। जब काम बोल गया ना, अब आप कह रहे हैं ये आपकी ईमानदारी है। मैं तो चलिए इसको भी मान रहा हूं, लेकिन यही दिक्कत है कि विपक्ष में जाने के बाद ही हम मानते हैं। हम सत्ता में रहकर मानने को और सुनने को तैयार नहीं रहते। कमर अली जल्दी से जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट। अतुल जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। श्री मुलायम सिंह जी के वक्त पे फिल्म सिटी थी, अखिलेश यादव जी की फिल्म सिटी थी, 2 फिल्म सिटी गई, कहां आपकी हम ये नहीं पहुंच पाए आज तक के। आप इसका जवाब नहीं दे पाए। अरे भाई हमारी सरकार तो काम कर रही है, हमारी सरकार तो काम कर ही रही है, उसको आप सलाम करिए हमारी सरकार को। कोई भी नियुक्ति हमारी विवादित नहीं हुई, एक भी नियुक्ति हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गई। ठीक है विवेक भाई मैंने गुजारिश की थी भाई, लड़िए मत भाई, लड़ने की जरूरत नहीं है भाई। आप सभी छात्रों के हित को चाहने वाले लोग हैं ना, लड़िए मत, अपने अपनी बारी में बोलिए। विवेक साइलेंस शांत हो जाइए। कमर अली विवेक साइलेंस प्लीज शांत हो जाइए आप। कमर अली एक लाइन में जवाब चाहूंगा, आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा, अगली बार चर्चा करेंगे तो फिर लड़ लीजिएगा। मानस ने एक सवाल पूछा था और वो सवाल मेरा था, उनको विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में आप कतई नहीं भर्ती कर पाएंगे, ऐप कब बनाएंगे अभी पता नहीं है। इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि 6 महीने से पहले कार्य पूरा हो जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं अतुल जी, हम आप फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, मानस को भी बुलाएंगे, चैनल के माध्यम से मानस 6 महीने से पहले होगा। बिल्कुल, मानस को भी बुलाएंगे। मानस को भी बुलाएंगे। मानस का नाम है मानस बाहरी, लेकिन वो कोई बाहरी थोड़ा ना, अपने ही है। उनको भी बुलाएंगे। 6 महीने में आप नौकरी जब ले आएंगे, नियुक्ति पत्र बंटवा देंगे तो मानस भी आपकी तारीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर अली आपका, मित्र पांडे आपका, विवेक साइलेंस आपका और मानस बाहरी आपका भी। तो देखिए, नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा, रोजगार आ जाएगा, रोजगार के लिए डाटा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन विश्वास कब होगा? असल में समाज की भी एक भूमिका है। उस भूमिका को भी अगर हम देखें, छात्र नेताओं के तौर पर उस भूमिका को समझें, तो उसमें भी दशकों को अगर हम पिछले देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट आई है। हित के नाम पर नेता तो बन गए, लेकिन छात्रों के हित पर सवाल नहीं खड़े कर पाए, वहां अपनी नेतागिरी चमकाने लगे। राजनीति करने वाले चुनाव से हर चीज को जोड़ते हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि पैरेलली एक तरफ रोजगार की बात है और उसके साथ एक डेटा की बात है, बन जाएगा तो बेहतर होगा। सरकारें तो आती जाती हैं, यानी पार्टियां बदलती रहेंगी। नमस्कार।